नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है और बिहार में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले फेज का मतदान 6 नवंबर को होगा और दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से निर्वाचन आयोग का नया ECI नेट सिंगल विंडो ऐप लॉन्च किया जाएगा और इससे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप बताया जा रहा है और ये ऐप बिहार चुनाव से पूरी तरह से संचालित और सक्रिय रहेगा और इसके जरिए निर्वाचन से जुड़ी सभी प्रमुख प्रक्रियाओं की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार की धरती पर 5 साल बाद चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग के साथ ही 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा और पहला चरण मतदाता सूची बनाएगा और दूसरे चरण में चुनाव होंगे। साथ ही SIR पर भी चुनाव आयुक्त ने बताया है कि उन्होंने कहा है कि 24 जून 2025 से शुरू हुई मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया और 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई। तो वहीं राजनीतिक दलों ने निर्वाचन आयोग से अक्टूबर के अंत में छठ पर्व के तुरंत बाद ही चुनाव कराने का आग्रह किया है ताकि अधिक से अधिक मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि बड़ी संख्या में राज्य से बाहर काम करने वाले लोग उस दौरान त्योहारों के लिए घर लौटते हैं और राज्य में 2020 के विधानसभा चुनाव और कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि में 3 चरणों में चुनाव हुए थे। शांतिपूर्ण ढंग से, पूर्ण पारदर्शी तरीके से बिहार के होने वाले चुनाव शायद सबसे अच्छे चुनावों के रूप में परिलक्षित होंगे, ऐसी चुनाव आयोग की मंशा है। इसके लिए चुनाव आयोग सभी राजनीतिक दलों का, सभी मतदाताओं का और सभी मीडिया कर्मियों का भी सहयोग अपेक्षित करता है। इसके पहले कि हम तारीखों की तरफ बढ़ें, एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जिससे कि काफ़ी वस्तु स्थिति आप सब लोगों के भी समक्ष आएगी और जनता के भी समक्ष आएगी। शांत देखिए, बड़ी खबर इस वक्त यह है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। नमस्कार। सर, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस बार बिहार के चुनाव से पहले ही चुनाव आयोग को लेकर पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी बातें हो गई हैं। SIR को लेकर जिस तरह से भ्रांति फैलाने की कोशिश हुई और एक जो पुरानी कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चोहिया, उस कहावत को चरितार्थ किया, तो उससे विपक्ष पहले ही घेरे में आ चुका है। उन्होंने पहले से ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि इन चुनाव में जैसे जो भी नतीजे आए उसके लिए हम उत्तरदायित्व हम इलेक्शन कमीशन पर देने वाले हैं। देखिए, 50 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए। अभी तक ये विपक्ष ये बताने में कामयाब नहीं हुआ ये वो कौन लोग थे जिनके नाम कटे हैं। अगर गलत काटे गए हैं तो ये बड़ी संख्या है जो उनके नाम कटे हैं और प्रस्तुत नहीं कर पाए। 1-2 लोगों को प्रस्तुत किया तो उन्होंने बाद में खुद ही कह दिया, हमें तो ये बोला था कि आप कह दीजिए। तो आप मान के चलिए कि SIR जो है वो न सिर्फ बिहार की जरूरत है बल्कि पूरे देश की जरूरत है। और पूरा इलेक्शन कैंपेन जो आज महागठबंधन का है वो SIR के अगेंस्ट ही चल रहा है। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि वोट लिस्ट को अगर दुरुस्त किया जाता है तो किसी को इसमें आपत्ति क्यों है। तो विपक्ष ने तो कई सवाल इस पर उठाए थे और SIR की मांग भी की थी और हालांकि कई पोस्टर और वीडियो भी विपक्ष ने इस पर वायरल भी किए थे। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि विपक्ष ने पूरा मुद्दा SIR और वोट चोरी को लेके लगाया है। अब ये दोनों चीजें क्या है, कैसी है, उनको समझाने में वो एकदम नाकामयाब रहे हैं। SIR मतलब आपने वोटर लिस्ट को रिवाइज कर रहे हैं। जो लोग मर गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं या गलती से नाम जुड़े हैं या जानबूझ के गलत जोड़े गए हैं, अगर उनको हटाया जा रहा है तो किसी को इसमें आपत्ति क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट मांगा कि आप बताइए कहाँ गड़बड़ है, तो एफिडेविट देने को तैयार नहीं।
आप कुछ बताने को तैयार नहीं, बस प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। जैसे उन्होंने 2024 के आम चुनाव में संविधान खतरे में का प्रोपेगेंडा किया था और कुछ आंशिक सफलता मिली थी, उनको लगता है हर चुनाव में भी हमारे पास अन्य मुद्दे नहीं है तो इसी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है एसआईआर का मुद्दा इलेक्शन शुरू होने से पहले दम तोड़ चुका है। लोगों को समझ में आ चुका है कि एसआईआर बिहार के लिए बहुत जरूरी था और इसमें कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं है। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। एसआईआर का तो मुद्दा चल ही रहा है बिहार में, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ईसीआई नेट ऐप लॉन्च करने की बात की है, जिसमें कि रियल टाइमिंग भी नोट होगी और मॉनिटरिंग लगातार की जा सकेगी। इसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, चुनाव सुधार की प्रक्रिया 1947 से देश आजाद हुआ तब से लेके जितना संभव हुआ तब से लगातार चालू है। हमने वो दौर भी देखा है और बिहार में खासकर देखा है कि पूरे के पूरे जो बूथ होते थे उसको छापना बोलते थे, छाप दिया जाता था, यानी वोटर को अंदर घुसना अलाउ नहीं था। गुंडे आते थे, प्रोसीडिंग अफसर को भी कब्जे में लेते थे, सारे के सारे मतपत्रों पे अपनी मोहर लगा करके और डब्बे में डाल दिया करते थे। वो भी एक दौर था। अब धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ी है, ईवीएम पे आए हैं। ईवीएम पे एक टाइम में एक ही वोट डाल सकता है, बिना प्रोसीडिंग अफसर की मर्जी के दूसरा वोट डाल ही नहीं सकता, उसको भी आप बदल नहीं सकते। ये हुआ, फिर उसके बाद वीवीपैट आया है। अब आगे और आगे बढ़ते हुए इन्होंने डिजिटल टाइमिंग नोट की है। तो कुल मिला के सारी उस सुधार प्रक्रिया का हिस्सा है जिसमें कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, सही होंगे और कहीं कोई भी गलत होने की संभावना कोई नहीं कर सकेगा। ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं अपनी तौर से इसका स्वागत करता हूँ। आप तो स्वागत कर रहे हैं, पर विपक्ष तो लगातार नकार रहा है सर। विपक्ष के पास कोई मुद्दे तो होते नहीं है। असल में मैंने कई टीवी डिबेट्स में बोला भी है कि विपक्ष को चाहिए कि वो अपने 5 साल के लिए बिहार का रोड मैप दे, क्योंकि विपक्ष लगातार वोट चोरी, गद्दी छोड़ का नारा भी लगातार दे रहे हैं। मैं यही बोल रहा हूँ ना कि विपक्ष को चाहिए तो ये था कि पिछले नीतीश सरकार जो नहीं कर पाई उन चीजों को उजागर करता देश की जनता के सामने, बिहार की जनता के सामने, और वो खुद 5 साल में आगे क्या देने वाले हैं उसको कोई रोड मैप लेके आते, ताकि बिहार की जनता को पता लगता कि नीतीश सरकार जो नहीं कर पाई महागठबंधन की सरकार ये कर सकती है। लेकिन उसके बदले वो कभी एसआईआर आता है, कभी वोट चोरी आता है, कभी वोट चोर गद्दी छोड़, इस तरह के ये लोग लुभावने नारे होते हैं। ये बोलने में कहने में सही लगते हैं, लेकिन जनता पे कोई लंबा प्रभाव छोड़ते हैं या वोटों पर असर डालते हैं, मैं ऐसा नहीं समझता। ये सिर्फ कहने सुनने का मामला है। अभी हाल ही में वोटर अधिकार यात्रा भी बिहार में चली, जहां विपक्ष ने बहुत ही हू हल्ला भी किया था। तो क्या लग रहा है, वोट कटेंगे इस बार? नहीं, देखिए ऐसा है, वोट अधिकार यात्रा का क्या मतलब है? इस देश में जो भी वोटर लिस्ट में नाम है उसको वोट देने का अधिकार है। और अभी जिस आप डिजिटल टाइमिंग की बात कर रही थी उसमें तो और ज्यादा सुधार कर दिया गया है कि अगर वोटर कोई कहता है कि मेरा वोट डल गया तो उसको भी रीचेक कर सकते हैं, भाई इसका वोट डला तो डला कब और कैसे डला। ये भी अब होने की संभावना धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इतने ज्यादा सुधारवादी होने के बाद वोट अधिकार यात्रा का मतलब क्या है? इस देश में जो भी सिटीजन है वो अपने जहाँ पे वो रहता है उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम है और वोटर लिस्ट में जिसका नाम है उसको वोट डालने का अधिकार है। तो वोटर अधिकार यात्रा का मतलब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सिर्फ मैंने बताया ना, इनका प्रोपेगेंडा है और प्रोपेगेंडा में कोई रोड मैप नहीं बता के सिर्फ एक पब्लिसिटी वाला माहौल तैयार कर रहे हैं, शोर शराबा कर रहे हैं। लेकिन इससे जनता को ये भी असर जाता है, जनता को भी ये पता लगता है कि इनके पास करने के लिए कुछ है नहीं अगले 5 साल भी, ये सिर्फ हो हल्ला ही करना जानते हैं। तो विपक्ष लगातार बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहा है और फिर लास्ट में यही होता है कि ईवीएम हैक हो गया था। देखिए, इस देश में ऐसा तो है नहीं हर जगह एनडीए ही जीत रही है। कई जगह इंडी गठबंधन की सरकारें बनी है। जहां इंडी गठबंधन की सरकारें बनी है वहां ईवीएम हैक नहीं होता। अगर ईवीएम हैक होता तो आप मुझे बताइए, एनडीए की सरकार अपने ही शासनकाल में जो चुनाव करवा रही है उसमें वो 303 सीटों से 240 सीटों पे क्यों आती बीजेपी? उसको 303 सीटें तो यानी 272 प्लस सीटें तो ले ही लेनी चाहिए थी अगर ईवीएम हैक कराने की उनके पास विधा होती तो। और इलेक्शन कमीशन कई बार कह चुका है अगर किसी के पास ईवीएम हैक करने की ताकत है, हिम्मत है तो हमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा दे। ना वो डेमो करके दिखाते हैं ना कोई काम करके दिखाते हैं, वो सिर्फ बोलना ही जानते हैं क्योंकि उनको पता है ऐसा होना संभव नहीं है। और जो चीज संभव नहीं है लेकिन इससे एक नुकसान है, मैं यहाँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश की उस वैधानिक संस्था को जो निष्पक्ष है, अच्छे ढंग से काम करती है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क करके ये देश की क्रेडिबिलिटी को वो क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। और
विदेशों में भारत की छवि, जो भारत का सबसे बड़ा देश का दुनिया का लोकतंत्र माना जाता है, उसकी छवि को खराब कर रहे हैं। यानी देश के लोकतंत्र पे ये बड़ा सवाल लगा रहे हैं अपनी नाकामी छुपाने के लिए। ये इसके दीर्घकालीन जो नतीजे वो अच्छे नहीं होंगे और इन लोगों को समझना चाहिए ये देश के हित में भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसे काम क्यों करते हैं जो देश के विरोध में जाते हैं। सर, बिहार चुनाव के ऐलानों के साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी का कितना रसूख है ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। आम आदमी पार्टी पहले इंडी गठबंधन का हिस्सा बनना चाहती है, नहीं बनेगी तो हम अपना कुछ लोग खड़े कर देंगे, इस सहारे वो अपना धीरे धीरे अपना संगठन को वहाँ खड़ा करना चाहती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के किसी भी उम्मीदवार से किसी भी विधानसभा सीट पर कोई जरा सा भी असर पड़ने वाला है। हाँ, जन स्वराज एक जरूर तीसरा मोर्चे के रूप में वहाँ पे उभरा है। तो इस बार जो मुकाबला होगा 3 में होगा, एनडीए में, इंडी गठबंधन में और जन स्वराज में। बिहार में चुनाव के ऐलानों के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई सर। हाँ, ये तो ठीक है, आचार संहिता लागू हुई है। अब उसमें ये भी देखेगा चुनाव आयोग की, उनको लगता है कोई टेंटेड वाले कोई अफसर होंगे, उनका कोई तब्दीली, कोई फेरबदल, कोई ट्रांसफर की आवश्यकता है या नहीं है, तो वो तो एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। तो इसमें तो कुछ विशेष कहने सुनने वाला कुछ नहीं है, एक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। और मुझे उम्मीद है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और जनता जिसको भी चाहेगी उसको सर, अभी आपने 3 पार्टियों के नाम लिए, सबसे ज्यादा कड़ा टक्कर किसमें देखने को मिल रहा है? देखिए, हर आदमी अपनी अपनी जीत का दावा करता है। एनडीए गठबंधन पिछले नीतीश जी के नेतृत्व में लगातार काम कर रहा है, उसको लगता है हम रिपीट होंगे। इंडी गठबंधन को लगता है कि जनता में एंटी इनकमेंसी फैक्टर काम कर रहा होगा, जनता में कुछ जो काम उनके नहीं हुए या उनको लगता है कि कोई चीज का विरोध रहा होगा तो उसके खिलाफ हमें वोट मिलेगा। और जन स्वराज अपने एक नई नीति के साथ उसको लगता है कि हम नई बात, नया तरीका, नई सोच के साथ आए हैं, उसको भी लगता है। हाँ, देखिए, मैंने प्रशांत किशोर को कई बार सुना है, कई इंटरव्यू सुने हैं, उन्होंने तो दावा बहुत बड़ा किया है। वो तो कह रहे हैं कि साधारण बहुमत भी मुझे लिए कम है, मुझे तो 2/3 बहुमत चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है, ये जन को आप नकार नहीं सकते। अब वो जन स्वराज वहाँ पे तीसरा फैक्टर तो है ही। प्रशांत किशोर की चुनाव रणनीति को हम सब लोग जानते हैं, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के जन स्वराज को आप सीधे नकार नहीं सकते। तो ये तीनों में कड़ा मुकाबला होगा, ये तो फिर बिहार की जनता की बताएगी कौन जीतेगा कौन हारेगा। चलिए सर, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आपका। तो बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान हो चुके हैं और इसके साथ ही बिहार में अब सरगर्मियां और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दी है। और ये घोषणा पार्टी की ओर से पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहां पर बिहार प्रभारी अजय यादव और राज्य अध्यक्ष राकेश यादव मौजूद थे। आपने स्पष्ट किया है कि वो राज्य की सभी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी और बिहार की ध्रुवीय राजनीति में एक तीसरा विकल्प पेश करेगी। आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर 11 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है और इन 11 प्रत्याशियों में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और ये सूची पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक दस्तावेजों पर आधारित है, जिसमें अलग अलग जिलों से उम्मीदवारों का चुना गया है। और आपका मानना है कि ये उम्मीदवार स्थानीय मुद्दों को समझते हैं और राज्य के विकास में योगदान देंगे। बिहारी में भी आम आदमी पार्टी की रणनीति दिल्ली और पंजाब में लागू किया गया है, केजरीवाल मॉडल पर आधारित है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और जन कल्याण पर जोर दिया गया है। चुनाव अभियान में प्रसव, बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर फोकस किया गया है। अजय यादव ने कहा है कि बिहार के युवा रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ रहे हैं। महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया है और भ्रष्टाचार अभी भी जारी है। बिहार के लोगों को ईमानदार और विकास पर आधारित विकल्प की जरूरत है। पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट ऐसे समय पर जारी की है जब एनडीए और महागठबंधन में सीट बंटवारों की बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। अब बिहार चुनाव में पार्टी पहली ऐसी पार्टी बन गई है जिसने सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के तहत भूतनाथ से न्यू आईएसबीटी तक पहले फेज की मेट्रो को परिचालित का उद्घाटन किया और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहे। वर्षों से जिस आधुनिक परिवहन प्रणाली का इंतजार था
वो अब हकीकत बन चुका है। पहले ही दिन मेट्रो स्टेशन पर भीड़ उमड़ी और हर कोई इस नए सफर का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित था और इस मौके पर मेट्रो ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। पटना की गलियों में आज सिर्फ मेट्रो के ही चर्चे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इसे नई पटना की पहचान बता रहा है और अब राजधानी का ट्रैफिक कम होगा और लोगों को सफर में समय की बड़ी बचत मिलेगी और इस परियोजना के साथ ही बिहार में आधुनिकता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ा है। तो वहीं नीतीश कुमार ने मेट्रो का भी सफर किया है और सफर के दौरान नीतीश कुमार अपनी सीट से उठे हैं और सामने वाले विंडो से बाहर का नजारा भी देखा है। छतरपुर जिले में कई ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात आसमान में अज्ञात ड्रोन देखा गया, जिसके बाद से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। लोगों में डर और असमंजसता की स्थिति बनी हुई है। गांव के लोग पूरी तरह से लाठी डंडे लेकर पहरा देते हुए नजर आए हैं। ग्रामीणों को आशंका है कि ये ड्रोन चोरी या किसी असामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हो सकता है। रात भर गांव में लोग जाग कर निगरानी कर रहे हैं और हर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। कई लोगों ने अनहोनी की आशंका भी जताते हुए प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है और इस घटना के बाद से पुलिस ने तत्काल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि यदि कहीं भी ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दे तो तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दे। साथ ही अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ मारपीट न करने की सलाह भी दी गई है। प्रशासन की ओर से बताया गया है कि ड्रोन उड़ाने के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हैं और जांच की जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचने की अपील की है। सहसवा कोतवाली क्षेत्र में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे गांव में चर्चा हो रही है। बता दें कि हसन मोहम्मद ने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी उनके ममेरे भाई के साथ फरार हो गई है और यहाँ पर परिवार में 6 बच्चों का वो पालन पोषण कर रहे थे। हसन मोहम्मद ने बताया कि वो मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करते हैं। मजदूरी में लौटने के बाद से देखा कि उनकी पत्नी घर पर नहीं है। आसपास तलाशने के बावजूद भी उसका कोई भी सुराग नहीं मिला। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि पत्नी अपने ममेरे भाई के साथ कुछ सामान खरीदने के बहाने गई थी, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटी। हसन मोहम्मद ने इस मामले में कोतवाली पुलिस को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह अचानक से परिवार छोड़कर भागना न केवल उनके लिए बल्कि बच्चों के लिए भी चिंता का विषय है और इस मामले में पूरे गांव में हलचल मचा दी है। लोग इसे पारिवारिक रिश्तों और विश्वासघात का मामला बता रहे हैं। पुलिस ने फिलहाल शिकायत दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि पत्नी ने ऐसा कदम क्यों उठाया और उनके ममेरे भाई का क्या कहना है। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच पूरी होने के बाद से कहानी सामने आएगी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा हसन मोहम्मद नाम है। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये है, मेरी बीवी चली गई मुमेरे के संग। मैं लड़की की शादी करने जा रहा था, माल जेवर ले गई, 3 सम्मू ले गई, उसे दे दिए, इशरत के लिए निकाल गए। अब मुझे नहीं मालूम कहाँ गई कहाँ ना गई और तहरीर दिया और मैं उसे रखना नहीं चाहता। तहरीर लेकर आया हूँ, कल लेकर आया हूँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरा माल जेवर दे जा, 3 सम्मू निकाल गई है, मैं नहीं दे सकता। सम्मू कोई भरे या नहीं भरे। दासन क्लासेस कोचिंग सेंटर में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। घटना में 2 छात्र आकाश कश्यप और आकाश श्रीवास्तव की दर्दनाक मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सक्रिय किया और दिशा निर्देश भी दिया है। डीआईजी हरीशचंद्र और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और धमाके के स्थान का निरीक्षण किया। डीआईजी ने बताया कि बेसमेंट में हुए धमाके की जाँच के लिए टीमों को बुलाया गया है और साथ ही कन्नौज की फॉरेंसिक टीम के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण को मौके पर बुलाकर नमूना लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही धमाकों की वजह स्पष्ट हो सकेगी। डीआईजी ने कहा है कि टीम जांच कर रही है और जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये पता चलेगा कि ये हादसा कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित तकनीकी और फॉरेंसिक जांचों को गंभीरता से देखा जा रहा है और घटना ने छात्रों के परिवार और पूरे इलाके में शोक और चिंता की लहर दौड़ा दी है। सुरक्षा और जांच में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने पूरे इलाके में सतर्कता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कल एक घटना कादरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई है जहां हम लोग खड़े हुए हैं और इसमें आज हमारे फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी सुबह से निरीक्षण कर रहे हैं। आज पीडीडीएस की टीम भी आई थी और एटीएस की टीम भी कल जो है निरीक्षण कर चुकी है। प्राइमरी जो अभी तक निकल के आया है कि एक ये आप देख रहे होंगे मकान है, इसके नीचे एक
टैंक बना हुआ है और उसी टैंक के ऊपर जो है एक रिसेप्शन बना था और उसमें एक कोचिंग चल रही थी। संभवतः जो टैंक का आउटडोर्स होते हैं वो नहीं दिया गया था, उसमें जो है वो गैस, मीथेन गैस बन गई थी, जो अभी तक प्राइमरी जानकारी निकल के आई है और उसी में प्रेशर हुआ या क्या चीज़ें रहीं, ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने पे मौके पे दो जो बच्चे थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 7 अन्य छोटे बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी घायल हुए थे। कल एक उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने पाकिस्तान और कुछ विवादित घटनाओं को लेकर साफ और कड़ा रुख अपनाया है। इंडिया पाकिस्तान महिला विश्व कप के छठे मैच के संदर्भ में मंत्री जी ने कहा है कि मेरी व्यक्तिगत राय यही है कि हमें ऐसे देश के साथ कोई भी संबंध नहीं रखने की जरूरत है जो कि आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट मैच खेलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमी और आतंकवादी बेस कैंप को पनाह दे रहा है और आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे देश के साथ संबंध रखना और खेल आयोजन करना उचित नहीं है। इमरान मसूद के हालिया बयान पर मंत्री जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन किसी को धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने का अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बरेली में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सरकार ने सख्ती से कार्रवाई की है और आगे भी ऐसे कदम उठाते रहेंगे। अवैध कब्जों और अनैतिक निर्णय के मामलों पर मंत्री ने प्रशासन के रुख का समर्थन किया और कहा कि कानून नहीं मानने वालों के खिलाफ बुलडोजर की भाषा भी जरूरी हो सकती है। मंत्री नितिन अग्रवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर राजनीतिक गलियारों में इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, आज व्यापारी सम्मेलन था और जो जीएसटी में सुधार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे देश के व्यापारियों के लिए और देश के जनमानस आम जन के लिए जो लाया है और जो उसको लागू हुआ है देश में, उस निमित्त हम लोग ने आज व्यापारी सम्मेलन करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ जीएसटी के सुधार के बाद, सुधार लागू होने के बाद क्या फायदे जनमानस को हो रहे हैं और क्या फायदे उसके व्यापारी वर्ग को होंगे, उसकी भी चर्चा आज व्यापारी सम्मेलन में हम लोगों ने करी है। मैं मानता हूं कि ये इतना बड़ा सुधार देश में पहली बार हुआ है। हरदोई कोतवाली शहर पुलिस ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मोहर्रम अली पुत्र ग्राम हरपालपुर के बताया जा रहा है, जो कि काफ़ी समय से फरार चल रहा था और उस पर धार्मिक स्थानों से घंटों और कीमती सामान चुराने सहित कई जघन्य अपराधों में लिप्त होने के आरोप थे। एसपी हरदोई ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और 25,000 रुपए का इस पर इनाम भी घोषित था। सोमवार को मुखबिर की सूचना के बाद से बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने घेराबंदी की और आरोपी ने खुद को घिरा देकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें कि आरोपी के पैर में गोली लग गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद से पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा भी बरामद किया है। इसके साथ ही मोहर्रम अली के खिलाफ हरपालपुर कोतवाली शहर और कोतवाली देहात पुलिस में चोरी, हथियार अधिनियम और गिरोहबंदी अधिनियम सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 6 अक्टूबर 2025 को रात्रि लगभग 12:30 बजे थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहर्रम अली पुत्र छुटकन्नू निवासी ग्राम सतौथा थाना हरपालपुर का है, जिस पर थाना कोतवाली शहर में 25,000 का इनाम है और गैंगस्टर एक्ट में वांछित है। यह व्यक्ति थाना कोतवाली शहर क्षेत्र बावन रोड बाईपास पर आने वाला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल घेराबंदी की गई, जिसके उपरांत अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा फायर किया गया, जिसमें अभियुक्त के पैर में गोली लगी है। अभियुक्त के कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 2 खोखा व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अभियुक्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल हरदोई में भर्ती कराया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। सत्ता की हर चार पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले।
सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश। जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता। जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।